नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो में राजनीति शास्त्र से उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो ये है एक अधीनस्थ न्यायालय को ही कि वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। बी है एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही रोक दे। सी है एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताएं। और डी है एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। तो एक उच्च अधिकारी प्राप्त न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है कि वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रिट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। तो विकल्प बी प्रतिषेध, विकल्प सी अधिकार परीक्षा एवं विकल्प डी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? ए है अधिकार परीक्षा, बी है परमादेश और सी है उत्प्रेषण, डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है, जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द कर मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ए है परमादेश, बी है उत्प्रेषण, सी है प्रतिषेध और डी है अधिकार परीक्षा। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ए है संवैधानिक अधिकार, बी है सांविधिक अधिकार, सी है मौलिक अधिकार, डी है उपरोक्त सभी अधिकार। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी अधिकार। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा संबंधी रिटें निकालने का अधिकार है। किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए भी रिटों को निकाल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ए है राष्ट्रपति, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी है राज्य के राज्यपाल। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है
किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया? तो ये है न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, बी है न्यायमूर्ति भट्टाचार्य और सी है न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, डी है न्यायमूर्ति पी.डी. दिनाकरण। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर लोक निधियों का दुरुपयोग करने के कारण वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होने का यह पहला मामला था। यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र भारत में पहली बार न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार जो है ए है परामर्श याचिका, बी है स्वत्वाधिकार मुकदमा, सी है क्षतिपूर्ति का दावा, डी है न्यायिक पुनरीक्षण याचिका। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, स्वत्वाधिकार मुकदमा। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन एवं संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तत्काल होना गैर कानूनी है? यह है कोलकाता उच्च न्यायालय, बी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सी है मुंबई उच्च न्यायालय और डी है पंजाब उच्च न्यायालय। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, क्योंकि इस प्रकार का तलाक पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक ही बार में 3 बार तलाक कहने को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ए है राजीव गुप्ता, बी है एस.आर. नायक, सी है अनंग कुमार पटनायक और डी है के.एच.एन. कुरंगा और ई है W.A. शीर्षक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? 2 फरवरी 2008 को न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। इससे पहले वे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति P.R. रामचंद्र मेनन है, जो 6 मई 2019 से इस पद पर है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, राजीव गुप्ता। अगला प्रश्न है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो यह है न्यायाधीश P.N. भगवती, बी है न्यायाधीश हिदायतुल्लाह, सी है न्यायाधीश H.R. खन्ना और डी है न्यायाधीश चंद्रचूड़। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश H.R. खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्तियों के तरीके में उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, न्यायाधीश H.R. खन्ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो यह है अनुच्छेद 230, बी है अनुच्छेद 231, सी है अनुच्छेद 232, डी है अनुच्छेद 233। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, अनुच्छेद
233। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय जो है 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार से तथा अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 232 का 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसन कर दिया गया है। अनुच्छेद 233 के अतिरिक्त अनुच्छेद 233 क 234, 235 तथा 236 में भी जिला न्यायाधीश का उल्लेख है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो ये है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, बी है सेशन न्यायाधीश और सी है अधिकरण न्यायाधीश, डी है लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो क्या होगा उत्तर इसका? अनुच्छेद 236 क के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है। नगर, सिविल न्यायालय या न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यह है लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो। बी है लोक अदालतें ऐसी मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल न कि आपराधिक प्रकृति के है। सी है प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। डी है उपयुक्त में से कोई ऐसा भी कथन सही नहीं है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय प्रशम्य यानी आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला सम्मानीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्यतः एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो एक है, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दो है, यह अधिनियम स्थानिक सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, डी न तो एक न तो दो। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 11 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो ए है न्यायमूर्ति भगवती, बी है श्री राजीव गांधी, सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डी है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।